आने का बड़ा कारण है पिछले लंबे समय से किसानों को लेकर के देश में, प्रदेश में, मीडिया के सामने कई दफे आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले मैं जब सिरसा में था तो मैंने देखा कि किसानों के कुछ नेता, एसकेएम के नेता योगेंद्र यादव जी, चौधरी जी निरंतर आकर के हमारी सरकार पर और विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला जी पर, कहना तो नहीं चाहिए मगर स्वयंभू किसानों के नेता जो शायद खुद खेती नहीं करते होंगे मगर किसान अपने आप को कहते हैं, वो हमला करते हैं, बार बार हमला करते हैं। और इस बार इस हद तक उनने कुछ बातें कही जिसका माकूल एनवायरनमेंट में जवाब देना हमारी भी जिम्मेवारी है। अगर नहीं देंगे तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस होंगी, गलतफहमी पैदा होगी। यानी वो जो उनका टारगेट है लोगों को भड़काने का, उसमें वो कामयाब है। मैं लंबा चौड़ा समय ना लेकर के, आपने ये तो देख ही लिया, मैंने कहा था यादव साहब से कि ये पिक एंड चूज की राजनीति आप बंद करो। सबको एक नजर से देखें, या तो अगर वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों का विरोध कर रहे हैं तो एक नजर से देखें। ये जो पिक एंड चूज की राजनीति है, ये दिखाता है कि विपक्षी दलों के स्पॉन्सर्ड एजेंट ये लोग जो हैं, जिनके मैंने नाम आप लोगों के बीच में लिए, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। इस मूवमेंट से इनका बहुत दूर का कोई नाता नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को डिफेम कैसे किया जाए, उसकी समाज में राजनीतिक इमेज कैसे गिराई जाए, वो टारगेट लेकर के चलती है। अब इतनी बातें हो रही हैं तो उनने कुछ सवाल दुष्यंत जी से पूछे थे, आपको याद होगा कुछ समय पहले। हमने नहीं सही समझा कि जब माहौल ऐसा है प्रदेश में, देश में, हम उस डिबेट को और आगे लेकर के जाएं, हम अपने काम पर लगे। मगर जो सिरसा में उन्होंने आकर के कहा, तो ये फिर हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके उठाए गए सवालों का जवाब देकर एक खुली डिबेट चलाई जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में बोलने का मौलिक अधिकार सबको है और उन्होंने जो क्वेश्चन दुष्यंत जी से पूछे, मैं उनका आज जवाब तैयार करके लाया हूं। और कुछ प्रश्न आदरणीय योगेंद्र यादव जी के लिए और चौधरी जी के लिए आपके बीच में लेकर के, क्योंकि हरियाणा के सिर्फ दो नेता हैं एसकेएम, और जो हरियाणा में इस मूवमेंट को ज्यादा चला रहे हैं, बाकी तो हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं है। उन्होंने कहा, क्या आप या आपकी पार्टी ने इन तीनों कानून में किसी बदलाव की मांग की थी क्या? जननायक जनता पार्टी किसानों की हितैषी पार्टी, और हमने हर फसल के उचित दाम को दिलवाने के लिए किसानों के लिए चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर निरंतर संघर्ष किया और आगे भी करें। हमने उन तमाम मांगों जो बदलाव सरकार से इन लोगों ने किए, इस मिशन को शुरू करते हुए हमने निरंतर उस बात का पक्षधर होकर के किसानों की हिमायत करी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब लोग इस बात के फिर भी पक्षधर, दोबारा अगर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इस बात के पक्षधर हैं कि कानूनों में जो किसान के हित की चीजें नहीं हैं उनमें बदलाव होने चाहिए। ये बात मैं क्लैरिफाई करता हूं। तो पहला क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आंसर मैं आपके सामने रख चुका हूं। क्या भाजपा सरकार ने अध्यादेशों को लाने से पहले आपकी पार्टी से कोई राय ली थी? ये दूसरा प्रश्न था उनका। आप सब जानते हैं कि ये केंद्र के कानून हैं, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुए, सेंटर के अधीन ये सारा मामला था। हम या किसी भी अन्य स्टेट पार्टी से इसकी राय पहली बात तो ली नहीं गई होगी।
या बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से भी या बीजेपी शासित स्टेट बॉडी से भी इसकी मेरे हिसाब से तो कोई राय नहीं ली गई होगी। दूसरी बात, लेट मी क्लैरिफाई, हमारा राज्यसभा में और लोकसभा में कोई मेंबर नहीं है, तो जब हमारा इसमें वोटिंग राइट ही नहीं तो हमारे से राय लेने का मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये भी इसके दूसरे क्वेश्चन का मैं जवाब देगा। क्या इन तीनों कानूनों को कोरोना वायरस या लॉकडाउन से जोड़ के देखना चाहिए, नहीं तो इनसे इस महामारी के बीच अध्यादेश लाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, है उनका तीसरा क्वेश्चन। हमें ऐसा नहीं लगता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइवेट मंडी संबंधी कानून 2006 में अधिवेशन कांग्रेस ने किया था, उसमें आप जानते हैं कि कांग्रेस इसको एजेंडे के तौर पे लेके आई थी। वो नहीं कर पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनकी सरकार पैरालाइज सरकार थी, बैसाखी पे चलने वाली सरकार थी। बीजेपी की जो सरकार बनी केंद्र में, वो अपने दम पर बनी और किसानों के हित के लिए जो कुछ चीजें थी उनमें से उन्होंने उठा करके उसको कानूनी तौर पर अमली जामा पहना दिया। अध्यादेश सिर्फ एक नहीं आया, ये अकेला अध्यादेश नहीं आया, अध्यादेश तो बहुत आए। तो इन महोदय का इसको ही जोड़ करके देखना कि ये अध्यादेश, कोरोना के बीच में तो बहुत अध्यादेश आए, उस पर तो कभी महोदय ने चर्चा नहीं की। अगर ये अध्यादेश आया तो इसी को क्वेश्चन मार्क क्यों किया जा रहा है, ये मेरा उनसे प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि अध्यादेश तो बहुत सारे आए होंगे, ये भी एक अध्यादेश आया। चौथा प्रश्न, राज्यसभा में बिना वोटिंग के कानून पास, बिना वोट बहस के कानून पास करवा दिया। मैं कांग्रेस के लोगों से इसको जोड़ के देखूंगा कि कांग्रेस के लोग या ऑपोजिशन जो देश की है, वो राज्यसभा के अंदर उस दिन क्या कर रही थी, ये पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा है। सरकार बहस चाहती थी, हालात ऐसे बना दिए, इतना हल्ला गुल्ला हुआ और उसके बाद खुद ही वॉकआउट कर करके चले गए जब समय आया। यानी ये सवाल हमसे ना कर करके, दुष्यंत जी से ना कर करके, महोदय योगेंद्र यादव को ये सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। अगर इन कानूनों से एमएसपी का कोई खतरा नहीं, तो एमएसपी को कानून में शामिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, पांचवा प्रश्न है। बड़ा हास्यास्पद है, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी का जो महकमा है, वो सबसे ज्यादा फसलें इस देश के अंदर एमएसपी पर खरीद रहा है, और एमएसपी की गारंटी दुष्यंत चौटाला खुद है हरियाणा में, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। और कानून बनाने की बात जहां तक आती है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हमारे संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात को कह चुके हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं केंद्र से बात करने को। केंद्र की सरकार भी इस बात को मान चुकी थी। आपको यह बात याद होगी, जब पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफ किया मीडिया को, देश के कृषि मंत्री ने ब्रीफ किया, लगभग जब 11 दौर की बातचीत चली, एमएसपी पर बात बन चुकी थी। तो ये सवाल हमारे से ना पूछ करके, महोदय आप पंजाब के लोगों से पूछो, राजस्थान से पूछो, अन्य प्रदेशों से पूछो जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, कि एमएसपी की गारंटी तुम क्यों नहीं दे रहे। जहां दुष्यंत चौटाला 11 फसलों की एमएसपी की गारंटी दे रहा है, वहां आप अन्य राज्य क्यों नहीं दे। आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव कर कंपनियों को जमाखोरी की खुली छूट देने से किसानों का कैसे फायदा होगा। क्या कंपनियों को किसान व कंज्यूमर दोनों को लूटने का अधिकार दिया गया है, यह उनका क्वेश्चन है। कानून में साफ लिखा है कि आपात स्थिति में केंद्र सरकार नए कानून पर रोक लगा सकती है। आवश्यक वस्तुओं पर भंडारण व बिक्री अपने हाथ में ले सकती है। यह प्रावधान भी है कि अगर बागवानी की किसी वस्तु की खुदरा कीमत बाजार रेट से 100% और डिब्बा बंद, यानी जो डिब्बा पैक आते हैं, उनकी 50% की बढ़ोतरी हो जाए, तो यह छूट खत्म कर दी जाए और सभी को अपना स्टॉक सरकार के अधीन करना पड़ेगा। पीडीएस या डिपो धारकों के सिस्टम पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा, यह बात भी बड़ी क्लियरली लिखी गई है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है इसमें, मैं महोदय से कहूंगा कि हम
खुले तौर पर तैयार हैं, वो हमें दिक्कत बताएं और हम केंद्र की सरकार से बड़े खुले तौर पर, खुले दिल से आपकी जो बात है, किसानों की अगर आप बात करते हैं, वो बात रखने को तैयार हैं। इसमें और भी बदलाव आना चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नंबर 7, बिना टैक्स दिए कंपनियों को मंडी से बाहर खरीद की छूट और मंडी में खरीदार पर भारी टैक्स, मंडी को खत्म करने का एजेंडा नहीं है क्या? ये उन्होंने हमारे से पूछा है। मंडी में जो टैक्स लगता है वो बहुत मिनिमम होता है। वो मंडी की डेवलपमेंट, सड़कें बन जाए, शेड बन जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लेबर को दिक्कत ना हो, किसानों को दिक्कत ना हो, सिर्फ उसी के काम पे यूज आता है और किसी काम पे यूज नहीं होता। ये शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताऊं। प्राइवेट कंपनियां जब मंडी बनाएंगी, सरकार ऑलरेडी इतने बड़े बड़े टैक्सेस उन पर लगा रही है जो शायद योगेंद्र यादव जी को पता है, उसके बावजूद भी वो उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे इसमें। तो ये क्लैरिफाई हो जाता है 7वां पॉइंट। फसल पकने से पहले कंपनियों से एग्रीमेंट के नाम पर किसान से दस्तखत कराना, उसकी अपनी लूट पत्र और मोहर लगवाना ना होगा। क्या किसान बड़ी कंपनियों के हक ले पाएगा? एक बात बहुत स्पष्ट कह दी गई कानून के अंदर, किसी भी किसान से उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे पहले भी हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हिमाचल में हो रही है, अन्य प्रदेशों में हो रही है। मगर इस पर कोई कानून ना होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट के बाद बहुत सारा ऐसा देखा गया है जहां किसानों की जमीनें लूटी गई। यह कानून आने के बाद एक बात तय है कि किसान की जमीन कोई अपने नाम नहीं करा पाएगा। तो मुझे नहीं पता कि उनके इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। मैंने इसका बड़ी साधारण भाषा में समझ के, और मैं जितना जवाब समझ पाया मैंने दे दिया। दुष्यंत जी, आप बार बार कहते हैं कि राज्य में हर फसल एमएसपी पर बिकेगी, फिर एमएसपी पर खरीद कानून या सरकारी आदेश क्यों ना जारी? ये तो उनका पहला क्वेश्चन भी था कि एमएसपी के बारे में आप क्या कहते हैं, हमने बता ही दिया। इस वक्त आपकी आंख के सामने फसलें एमएसपी पर बिक नहीं रही, ऐसा क्यों? फिर क्यों आप कुर्सी से चिपके हुए हैं? हमने जितनी एमएसपी की गारंटी दी, अगर योगेंद्र यादव जी को ऐसा लगता है कि किसी की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही, तो वो इसके प्रमाण हमारे सामने रखें। प्रमाण हमारे सामने रखेंगे तो हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। मगर मैं एक बात योगेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस बात का कभी जिक्र किया क्या कि 2250 में बाजरा राजस्थान के किसान 1250 की बजाय हरियाणा में आकर क्यों बेचते हैं? क्या आपने राजस्थान जाने का कभी प्रयास किया, वहां की सरकार से कभी बात की? क्या आपने पंजाब की सरकार से बातचीत की कि 11 फसलें हरियाणा की तरह, दुष्यंत चौटाला की तरह आप क्यों नहीं खरीद रहे? नहीं जवाब दे पाए। और हरियाणा में गारंटी है इस चीज की, और हम ये चाहते हैं, मैं आज खुले तौर पे कह रहा हूं कि एमएसपी केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, एमएसपी पर मोहर लगानी चाहिए, और सरकार भी इस बात के लिए तैयार थी। मगर सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई बना सरकार के चाहने के बाद भी, तो योगेंद्र यादव जैसे, चदूनी जी जैसे स्वयंभू किसान नेता बने, जिनको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट बड़े लगे और 11 दौर की बातचीत भी बड़ी चीजें किसानों को इस मुद्दे में हासिल हो जाए, नहीं होने दी, उसको आग के हवाले कर दिया। जब देश में एक भी किसान संगठन या किसान नेता इन कानूनों के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं, तब देवीलाल जी का पोता या वंशज इनकी ढाल बनकर के क्यों बैठा है? बड़ी अजीब बात है। हम ढाल सरकार की नहीं है, हम ढाल किसान की हैं, और वो दुष्यंत ने साबित कर दिया अपना काम। किसी भी कीमत पर किसानों का इंटरेस्ट, एमएसपी, मंडी या जो बड़ी बड़ी बातें इनने कही है, अगर उस पर कोई चोट आएगी तो दुष्यंत चौटाला, योगेंद्र यादव जी, आप जैसे नेताओं की जरूरत नहीं, किसानों के बीच में होगा। हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं। दूसरी बात, दीनबंधु सर छोटूराम एक बात कहते थे
कि सरकार में रहकर वो काम किए जा सकते हैं जो बाहर रह करके नहीं किए जा सकते, और वही हमारा मिशन है। 5वें साल में 5100 रुपए पेंशन देना बुजुर्गों को, किसानों को उनके हक दिलवाना, 75% आरक्षण लागू करवाना, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिलवाना, और अन्य बहुत बातें हैं, सुबह से शाम हो जाएगी अगर मैं सभी बातों पर चर्चा करूं, जिसमें से 2-3 बड़े काम हम कर चुके हैं। तो योगेंद्र यादव जी, चदूनी जी, हम कुर्सी से चिपके हुए नहीं, बल्कि दीन बंधु की सोच पर कुर्सी पर बैठकर, जैसे चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि जन सेवा का माध्यम है, और हिस्टोरिक काम दुष्यंत जी कर रहे हैं। आज इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगा कोई, मगर आने वाली पीढ़ी, आने वाली पुश्तें इस बात को याद करेंगी कि वो कौन था जिसने 75% का कानून हरियाणा में लेके आया। लोग कह रहे हैं हमें बेनिफिट नहीं मिला। साथियों, बेनिफिट कोरोना के कारण नई जॉब छोड़ो, पुरानी बच गई, किसी की बड़ी बात। आज अमेज़न आ रही है, आज फ्लिपकार्ट आ रहा है, आज मारुति का नया प्लांट लग रहा है। मैं योगेंद्र जी से पूछता हूं कि जिस दिन रिक्रूटमेंट हो, आप और हम खुद वहां बाहर खड़े हो जाएंगे। योगेंद्र जी, अगर 75% हरियाणा के ना लगे तो हम जिम्मेवार हैं। तो इसलिए सिर्फ इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता, किसी को नीचा दिखाना, किसी को टारगेट करना, मैं ये समझता हूं ये इन 10 क्वेश्चन में था। मैंने मेरे हिसाब से आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 10 के 10 के जवाब दे दिए आज। अब योगेंद्र यादव कौन है वो तो आप जानते ही हो। यूपीए और कांग्रेस सरकार में 22 कमेटी ऐसी हैं। मैं आपके कैमरे की रील और अपना समय जाया नहीं करना चाहता। सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे और 22 कमेटी में समय समय पर 10 सालों में मेंबर रहे। सोनिया गांधी का खास आदमी, भूपेंद्र हुड्डा का चेला, दुष्यंत के लिए अच्छा बोल सकता है क्या? सोचने की बात। दुष्यंत क्या कर रहे हैं? 11 फसलों पर एमएसपी देश का पहला राज्य, 1300 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि किसानों को गई है। कंपेयर करो योगेंद्र यादव जी, चदूनी जी, किसी और प्रदेश में गई है क्या? हरियाणा छोटा प्रदेश है, उस हिसाब से इसको वो करके ड्राफ्ट करके और इसका एक फॉर्मूला निकाल के बताओ कि दुनिया देश में कोई और राज्य है क्या जहां इतना फायदा किसान को। 21-22 में रबी और खरीफ फसलों की खरीद 30,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधा भुगतान। मैं वीडियो देखता हूं आजकल वीडियो आने लगी है कि तीसरे दिन, चौथे दिन खाते में सीधा पैसा। एक किसान नेता है, मैं नाम भूल गया उनका, नौजवान लड़का है भाई, बड़ी लड़ाई लड़ता है किसानों की। उसके पीछे मैंने देखा काफी इंटरव्यूज भी, और वो उसने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि सीधा खातों में पैसा जाना ये ऐतिहासिक कदम है जिसको दुष्यंत चौटाला ने और हरियाणा की सरकार ने अपनाया। इसके लिए एक्नॉलेजमेंट चाहता हूं मैं योगेंद्र यादव जी, मगर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो उन्होंने कभी किसी की करी नहीं। चाहे मणिपुर में कोई किसी की भैंस मर गई तो वहां जाके धरने पे बैठ गए, ये सोच उनकी रही है। चाहे कहीं केरला में, तमिलनाडु में कहीं कोई प्रदर्शन दिख जाए, पहली पंक्ति में मैं झोला उठा के अपना आगे खड़े हो जाना है, वो सोच है, हिमायत की सोच है। 72 घंटे में भुगतान करके दिखाया हमने। लगभग 9% की दर से 1 करोड़ रुपए के राशि का ब्याज भुगतान करवाया। 1800 नई मंडियां बनाई। मैं खुले तौर पे चैलेंज करता हूं, बताओ किस स्टेट में अतिरिक्त मंडियां कोरोना काल में बनी? कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। गन्ने पर हमने उचित दाम दिया। हर फैसला इस सरकार का ऐसा है। अब जब धान की खरीद की दिक्कत आई तो दुष्यंत चौटाला ही तो थे। योगेंद्र यादव जी, आप तो नहीं मिलके आए केंद्र में किसी से, दुष्यंत चौटाला ही तो थे जो जाकर के इसकी खरीद शुरू करवाए। तो साथियों, ऐसे बहुत ऐतिहासिक कदम है, मैं गिनना चाहूं तो लंबा समय लग जाएगा। मेरा आज आपके बीच में आने का मकसद ये है। अब मेरे 2, 4, 5 सवाल हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है।
झज्जर के अंदर पटोदा में एक रैली होती है, विशाल रैली होती है, आप सबके संज्ञान में है। उस झज्जर की रैली में योगेंद्र यादव और चंदूनी कहां थे और स्वयंभू किसान संगठन कहां थे, मेरा बड़ा क्वेश्चन है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दुष्यंत चौटाला का जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वहां विरोध, यानी एक जिले के अंदर एक तो कार्यक्रम पॉलिटिकल, जिसका तुम पॉलिटिकल कहते हो कि हम नहीं होने देंगे, हर जगह विरोध करेंगे, कोई नहीं आया। और दुष्यंत चौटाला तो कॉलेज के अंदर प्रोग्राम कर रहे थे, सरकारी कोई नहीं, वो उसके उद्घाटन करने थे, उनके प्रोग्राम थे, कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं थी, लोगों के भले के लिए था। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने आए। मैंने जिस दिन पीछे बोला, कहा क्या आप मानेसर आओगे, तो टेलीफोन ऑफ करके बैठ गए ये लोग, ना चंदूनी का नंबर मिले ना योगेंद्र यादव का मिले। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि हम जाएंगे, मुझे तो एक भी नजर नहीं आया, आपको आया क्या किसी को? ये पिक एंड चूज की रणनीति इन दो लोगों की हरियाणा में आग लगाने वाले दो लोग हैं। एसकेएम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम उनका आदर करते हैं, मगर हरियाणा में माहौल बिगाड़ने वाले ये दो लोगों से पूछता हूं कि आप मानेसर में क्यों नहीं नजर आए भाई? इसका मतलब आपकी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष दुष्यंत चौटाला को डिफेम करने के लिए, दुष्यंत चौटाला को नीचा दिखाने के लिए। 33 साल का नौजवान हरियाणा के विकास की गति पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको पीछे खींचने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आज ये साफ बाजरे के लिए बड़ा प्रश्न, हमारी खरीद हरियाणा में हो रही है, क्या चंदूनी ने और योगेंद्र यादव जी ने कभी भी राजस्थान में जाकर के बाजरे की फसल के लिए कोई आंदोलन किया क्या? या किसी भी नेता ने बाजरे की फसल के लिए कोई आंदोलन किया क्या? मेरा बड़ा प्रश्न है। हम उनका बाजरा खरीद रहे हैं, यह ऐतिहासिक और बड़ा दिल जैसे चौधरी देवीलाल जी का हुआ करता, वो सोच पर दुष्यंत जी और ये सरकार बैठी। मेरा तीसरा प्रश्न, क्या पंजाब में 11 या 11 से ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीद हो, इसके लिए पंजाब में जाकर या पंजाब की सरकार के खिलाफ आपने कोई प्रदर्शन किया या एजिटेशन किया, आंदोलन चलाया क्या? मेरा चौथा प्रश्न, सबसे ज्यादा गन्ने की पेंडिंग पेमेंट उत्तर प्रदेश में है, क्या आपने या चंदूनी जी ने कभी यूपी में जाकर गन्ना किसानों की हिमायत के लिए एक भी बार आवाज उठाई? टिकैत साहब और टिकैत साहब का खानदान बड़ा पुराना और मजबूत आवाज उठाने वाला खानदान रहा, जिन्हें सदैव गन्ने के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। क्या कभी टिकैत साहब के साथ भी स्टेज साझा करके आपने वहां के गन्ना किसानों की चिंता की क्या? नहीं की हो। अगर की है तो वो उसका प्रमाण हो। जब दुष्यंत जी ने मीडिएशन की बात की बार बार, ये मेरा पांचवा हो गया, पांचवा प्रश्न, मीडिएशन की बात की कि मैं आपकी वकालत करता हूं क्योंकि आप बार बार मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपकी मीडिएशन करने को तैयार हूं, मैं आपके बीच में आकर केंद्र की सरकार से यह लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। क्या योगेंद्र जी ने और चंदूनी जी ने, जो हरियाणा के हैं, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई एरा गेरा नथु गेरा की बात नहीं कर रहा मैं, जिस पर इतने आरोप लगाते हो, जिसका इतना विरोध करते हो, जब उसने ये कहा कि हां अगर कोई और तैयार नहीं तो मैं आपकी बात को रखने को तैयार हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, क्या आपने एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में दुष्यंत चौटाला जी की कही हुई बात को उठाया थे कि हां हमने सबको आजमा लिया, एक बार इस मौके नया लड़का है दुष्यंत, पद भी है, कद भी है, इसकी बात को भी एक बार आजमा के देख लो? कोई जवाब नहीं होगा। दुष्यंत जी ने कहा एमएसपी की गारंटी के लिए, तब सबसे बड़ी अड़चन ये लोग बने। डिमांड रेजिग्नेशन की करते हैं, हमारे तो सबसे पीछे एक ही बात के लिए पड़े हैं ना, रेजिग्नेशन दे दो। लास्ट क्वेश्चन भी यही था उनका, तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी? चंदूनी जी डबाड़ी में क्या कह के आए?
2 दिन पहले की आपने सुनी होगी कि जो लड़ाई विधानसभा में रह के लड़ी जा सकती है वो इस्तीफा देकर नहीं लड़ी जा सकती। ये बात कही नहीं कही, तो फिर हमारे से किस बात पर इस्तीफा? कुछ किसान नेता ये कहते हैं कई बार, ये मेरे 6 प्रश्न थे जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 6 के 6 प्रश्न लिखित तौर पे भी हम आपको दे देंगे, ये उनके सामने आप जरूर रखिएगा, और एक का भी उत्तर नहीं मिल पाएगा, मैं 10 के उत्तर दे चुका हूं। इसके साथ साथ एक बड़ी बात थी कोर्ट की। कोर्ट किसानों का एसडीएम नहीं, कोर्ट में उनकी सुनवाई हो, इस बात के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। केंद्र की सरकार के सामने रखने और हिमायत करने के लिए, ये नहीं किसी भी और मुद्दे पर किसानों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो, इसके लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं, हमें कोई शंका नहीं। एमएसपी की गारंटी के लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं। सम्मानित साथियों, ये 6 प्रश्न मैंने उनके सामने आज आपके माध्यम से रखे। मुझे उम्मीद है कि उनका उत्तर मुझे ये दोनों नेता बहुत जल्द देंगे, और फिर उसके बाद अगर किसी भी तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर अगला 1 महीना 30 दिन, आज 12 तारीख है, त्योहार का भी सीजन है, मैं कहता हूं 1 महीना, दिवाली के बाद भी पूरे हरियाणा में, देखो हुड़दंगी करने से, हु हल्ला करने से, पत्थर फेंकने से, शीशे तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं। अगले 1 महीने में किसी भी मुद्दे पर, किसानों की हिमायत के किसी भी मुद्दे पर, इन तीनों कानूनों पर नहीं, किसी भी मुद्दे पर चौधरी जी या योगेंद्र यादव जी सार्वजनिक डिबेट कर लें हमारे से, और मीडिया के सामने कर लें, किसी से बात छुपी ना रहे। मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं। मेरी एक चुनौती तो वो स्वीकार नहीं पाए, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि उनके पेट का दर्द क्या था। आज ये किसानों को पता चलना चाहिए, हमारे परिवार के लोग जो किसान हैं, जो ये सोच रहे हैं, इनकी बातों पर विश्वास कर करके सर्दी गर्मी बरसात की चिंता ना किए सड़कों पर बैठकर एजिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये लीडर लीड करता है मूवमेंट। आज मेरा उनसे इस पर कोई भी डिबेट के लिए वो अगर तैयार हो, किसी भी चैनल पर तैयार हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैयार हो, या सार्वजनिक तौर पर तैयार हो, हम भी तैयार। हाँ, वो ये कहें लाठी चला लो और पत्थर फेंक लो और हुड़दंगी कर लो, नहीं, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी में वाद विवाद कर कर, बातचीत कर कर, डिबेट कर कर, फैक्ट्स पर बात हो सकती है, और फैक्ट्स में हम कहीं भी पीछे हो तो हम इस बात के लिए जिम्मेवार हैं। जवाब नहीं होगा इनके पास। कुछ लोग ये कहते हैं कई बार, इन्हीं के लोग, कि तुम इस्तीफा दो। हम कहते हैं हम आपकी हर बात कराने को तैयार हैं। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं तुम्हारे पल्ले क्या है, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं, इन पे वो ना करियो। तो भाई पल्ले नहीं तो हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। ये दो मुंह साफ, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। फैक्ट्स पे आज कोई बात नहीं करना चाहता, डिफेम करना चाहता है। और हम अब तक चुप थे, इसलिए चुप थे क्योंकि किसान सब जानते हैं, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, किसान, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस पे कोई भी एक भी बात, छोटी सी बात बहुत इमोशंस पे क्रिएट हो सकती है। मगर अब हद पार तब होती है जब इनका दोगला रवैया साफ नजर आता है, किसी और के लिए कुछ, किसी और के लिए कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी इस चुनौती को एक्सेप्ट करें। जहां कहीं भी वो बोलेंगे हम उनके साथ डिबेट करेंगे, खुले तौर पर डिबेट करेंगे, और निश्चित तौर पर लोगों के सामने ये आ जाना चाहिए कि असली पिक्चर क्या है, कौन किसका स्पॉन्सर्ड एजेंट है और कौन असली मायने में चौधरी देवीलाल के पथ पर चल करके किसानों का हिमायती है। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं,
और मैं ये उम्मीद करता हूं कि दुष्यंत जी की जो रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि इसको लंबा ना खींचे, क्योंकि लाखों लोग आज जो संघर्ष कर रहे हैं वो अल्टीमेटली अपने लीडर्स पर विश्वास करके कर रहे हैं। उन लीडर्स की जिम्मेवारी है कि वो केंद्र की सरकार से जल्द बातचीत शुरू करें। आप हमें माध्यम बनाना चाहें, आधी रात को चाहें, मैंने कहा था पहले कि दुष्यंत जी अपनी बस लेकर के आ जाएंगे, उसमें आप सबको साथ बिठा करके, चाहे केंद्र में किसी स्तर पर बातचीत करनी हो, हम कर करके आपके हिमायती हैं, हम आपके हैं। हमें दूसरी नजरों से ये जो लोग दिखाना चाह रहे हैं, इनकी सच्चाई कम से कम सामने आ जाए। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रैक्टिकल फैक्ट्स पर, जो चीजें कागज पर हैं, हवाई नहीं है, उस पर मैंने आज आप लोगों से ये कुछ बातें की। आप आए, शामिल हुए, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, और सभी नेता आए, इन सबका भी आभार। धन्यवाद।